हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आपका वेक्टर का स्टडी कैसा चल रहा है? होमवर्क भी आपको साथ साथ कुछ दिया जा रहा है, वो सारी बातों को आप केयर कर रहे हैं या नहीं? होमवर्क सॉल्व कर रहे हैं या नहीं? आपका होमवर्क का साथ साथ सॉल्यूशन करना आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का कारण होगा, इसलिए आप होमवर्क को कभी न छोड़ें। होमवर्क को साथ साथ करते चलें, कहीं भी कोई डाउट आता है उसको क्लियर करते चलें। वेक्टर में जिन बातों को अभी तक हम पढ़ चुके हैं, हम आधे मिनट में फिर से हम बता देते हैं। इंट्रोडक्शन क्लास के बाद हमने डायरेक्शन कोसाइन को पढ़ा था। डायरेक्शन कोसाइन के बाद हम लोगों ने कोऑर्डिनेट राइटिंग को देखा था। कोऑर्डिनेट राइटिंग से पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, इन बातों को पढ़ा था। पोजीशन वेक्टर के बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिफाइन हमने किया था, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इसके बाद हमने ये स्टडी अभी तक किया है कि ट्रायंगल लॉ का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, दो वेक्टर का एंगुलर पोजीशन कैसे होता है। हम हेड हेड में एंगल लेते हैं, टेल टेल में लेते हैं, हेड टेल में नहीं लेते हैं। हेड टेल में आ जाता है तब कैसे हम 180 डिग्री माइनस थीटा करके लेते हैं। ट्रायंगल लॉ के बाद पैरेललोग्राम लॉ कैसे लिखते हैं, मैंने इंट्रोडक्शन बताया है। ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ का कंप्लीट डिस्कशन नहीं है, वो अभी बहुत डिटेल है। आपने ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ का जस्ट नाम सुना है, आप ऐसा न सोचेंगे कि ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ आपने स्टडी कर लिया है। अब आगे हम बात करते हैं जो डेफिनेशन टाइप के फैक्ट्स हैं। यहाँ पर न्यूमेरिकल कम, डेफिनेशन ज़्यादा मिलेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहला बात हम करने जा रहे हैं पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स की हम बात करते हैं तो ऑल द वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, ऑल द वेक्टर्स आर इन द same direction is defined as parallel vectors. All the vectors are in the same direction. Is defined as parallel vectors. जितने भी वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे सभी के सभी पैरेलल कहलाएंगे। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, डी, आप कितने भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर सभी का डायरेक्शन सेम है तो हम लोग बोलेंगे ए बी सी डी ई एफ, जितने भी खींचेंगे सभी के सभी पैरेलल वेक्टर्स हैं। पैरेलल वेक्टर्स जब हम बोलते हैं तो डायरेक्शन से ही मतलब है। मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड ये सारे वेक्टर का इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री लेते हैं, जैसा कि आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। हम दो वेक्टर की अगर बात करें ए और बी का, डिस्कशन में केवल दो वेक्टर को अगर शामिल कर लें ए और बी का, तो हमारे पास दो तरह का सिचुएशन होता है। पैरेलल वेक्टर्स को ही हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पैरेलल वेक्टर्स का दो कैटेगरी क्या होगा, इक्वल पैरेलल वेक्टर्स और दूसरा अनइक्वल पैरेलल वेक्टर्स। इक्वल पैरेलल वेक्टर्स और अनइक्वल पैरेलल वेक्टर्स में क्या डिफरेंस है? इक्वल पैरेलल वेक्टर्स का मतलब मैग्नीट्यूड विल बी सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, इसका मतलब दोनों का लेंथ हम इक्वल दिखलाएंगे। जितना ए का दिखलाएंगे उतना ही बी का दिखलाएंगे। आप ये मत सवाल करेंगे कि इन दोनों के बीच हम डिस्टेंस कितना रखें, क्योंकि पैरेलल वेक्टर में दोनों के बीच के डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं होता है।
ये दोनों एक ही लाइन पर होगा तब भी पैरेलल होगा, ये दोनों अलग अलग लाइन पर है तो भी पैरेलल होगा। और किसी भी वेक्टर को अपने पैरेलल शिफ्ट करने का मुझे पूरा आज़ादी है, क्योंकि किसी वेक्टर को अपने पैरेलल शिफ्ट करने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए आप मान लो कि मेरे पास जो ये मार्कर है इसी को हमने वेक्टर कंसीडर कर लिया। तो अगर इसी को हमने वेक्टर कंसीडर कर लिया तो ये जो इसका पॉइंटेड पोर्शन देख रहे हैं ये इसका डायरेक्शन आप ले रहे हैं, और इसका जो लेंथ आप देख रहे हैं ये लेंथ इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो इस वेक्टर को आप यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, क्योंकि हमने डायरेक्शन नहीं बदला है। जहाँ भी हमने यहाँ रखा था तो डायरेक्शन इधर ही था, यहाँ रखा तब भी डायरेक्शन इधर ही था, यहाँ रखा तब भी डायरेक्शन इधर ही था, और मैग्नीट्यूड तो जो इसका लेंथ है वही है। तो वेक्टर को अपने पैरेलल शिफ्ट करने से ना तो उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है ना तो डायरेक्शन बदल रहा है। इसका मतलब वेक्टर में कोई चेंज होता ही नहीं है अगर उसको आप अपने पैरेलल कहीं शिफ्ट कर दें। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल हमने रखा, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बट ये दोनों इक्वल वेक्टर आप एक एग्जांपल से सोच सकते हैं, लाइक 3i + 4j, और यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं 3i + 4j। देखने से इक्वल लग रहा होगा, दोनों का x कंपोनेंट इक्वल है और y कंपोनेंट इक्वल है। अगर z कंपोनेंट भी कंसीडर कर ले तो अभी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो दो वेक्टर इक्वल होने का कंडीशन हमने बताया कि उसका x कंपोनेंट भी इक्वल होना चाहिए, y कंपोनेंट भी इक्वल होना चाहिए और z कंपोनेंट भी इक्वल होना चाहिए। अब ये दोनों वेक्टर जब सेम ही है तो डायरेक्शन भी इसका सेम है, ये इक्वल पैरेलल वेक्टर्स। लेकिन अनइक्वल पैरेलल वेक्टर्स में हम लोग क्या सोचते हैं कि दो वेक्टर है, मान लो एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, इन दोनों का लेंथ इक्वल नहीं है। और अगर मान लो कि ये वेक्टर का वैल्यू 3i + 4j है और इस वेक्टर का वैल्यू 6i + 8j है, तो यहां से क्लियर आपको दिख रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड इससे ज्यादा है। ऐसे भी डायग्राम से भी हमने वही दिखलाया, और न्यूमेरिकली भी आप देखेंगे तो वेक्टर b के बारे में हम लिख सकते हैं 6i + 8j = 2 टेकिंग कॉमन 3i + 4j। ये फाइनली किसका वैल्यू है, वेक्टर a का। तो वेक्टर b = 2 × वेक्टर a। अब वेक्टर a और वेक्टर b का डायरेक्शन तो सेम ही है, देख लें आप, a और b का डायरेक्शन सेम है, लेकिन अंतर क्या है कि b का मैग्नीट्यूड a के मैग्नीट्यूड से 2 टाइम्स है। अब यहाँ पर खासियत देखें, कुछ विशेष बातें देखें कि दो अनइक्वल पैरेलल वेक्टर्स में विशेष बातें क्या है। इक्वल पैरेलल वेक्टर्स में विशेष बातें क्या था, इक्वल पैरेलल वेक्टर्स में विशेष बातें ये था कि जब दोनों इक्वल था तो x कंपोनेंट इक्वल था, y कंपोनेंट इक्वल था। बट यहाँ पर आप देखें जितना टाइम्स x कंपोनेंट है उतना ही टाइम्स y कंपोनेंट है। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि अनइक्वल पैरेलल वेक्टर्स होने के लिए कंपोनेंट का रेशियो सेम होना चाहिए। मतलब y कंपोनेंट का रेशियो, यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं कि b का x कंपोनेंट और a का x कंपोनेंट देखें तो कितना है 6/3 = 2। b का y कंपोनेंट कितना है 8 और a का y कंपोनेंट कितना है 4। तो 8/4 = 2। इसका मतलब दोनों का x कंपोनेंट का रेशियो और दोनों का y कंपोनेंट का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो ये पैरेलल वेक्टर्स का हमने आपको कंडीशन बताया, और पैरेलल वेक्टर्स में इक्वल पैरेलल वेक्टर्स और अनइक्वल पैरेलल वेक्टर्स को समझाया। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये कंडीशन हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक उसी तरीके से सेकेंड नंबर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को हमने पैरेलल क्यों कहा था, दोनों का डायरेक्शन सेम था। दो वेक्टर को हम लोग एंटी पैरेलल क्यों कहेंगे, दोनों का जब डायरेक्शन अपोजिट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर।
दो वेक्टर का डायरेक्शन अगर अपोजिट होगा तो उसको बोलेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर। मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। पैरेलल वेक्टर 2 और मोर देन 2 हो सकता है, 3 4 5 कितने भी हो सकता है, लेकिन एंटी पैरेलल की जब बात करते हैं तो पेयर ऑफ वेक्टर ही लेना होगा, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होगा। अगर तीसरे चौथे उसमें शामिल करेंगे तो फिर वो एंटी पैरेलल नहीं रह पाएगा। तो एंटी पैरेलल होने के लिए 2 ही वेक्टर हमें चाहिए, जबकि पैरेलल होने के लिए 2 और मोर देन 2 भी हो सकता है। इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। क्यों 180 डिग्री हमने लिखा? आप वेक्टर ए को अगर इधर दिखला दें और वेक्टर बी को आप इधर दिखला दें, अभी हमने कहा था कि किसी भी वेक्टर को अपने पैरेलल शिफ्ट करने का मुझे पूरा आज़ादी होता है, उस फ्रीडम का इस्तेमाल करते हुए हमने ये किया और ये एंगल 180 डिग्री है। तो 2 एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री होता है। इसमें भी आप देखें तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स में नंबर 1 इक्वल एंटी पैरेलल वेक्टर्स भी होगा। इक्वल एंटी पैरेलल वेक्टर्स को ही नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। इक्वल एंटी पैरेलल वेक्टर्स को ही बुक में नेगेटिव वेक्टर लिखा जाता है। इक्वल एंटी पैरेलल वेक्टर्स बुक में बहुत कम ही आपको लिखा हुआ मिलेगा, नेगेटिव वेक्टर लिखा हुआ ज्यादा मिलेगा। अब आप सोचें कि अगर 2 वेक्टर एंटी पैरेलल है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि वेक्टर बी इक्वल टू माइनस वेक्टर ए। माइनस लगने से डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अगर ये प्लस ए वेक्टर है तो माइनस ए वेक्टर का मतलब ये होता है, माइनस लगने से डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर b इक्वल टू माइनस ए लिखा तो वेक्टर b और वेक्टर a एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा और इसको इक्वल एंटी पैरेलल वेक्टर्स भी कह सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि 2 एंटी पैरेलल वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, लाइक एक वेक्टर a है और दूसरा एंटी पैरेलल वेक्टर हमने b दिखलाया है। अगर वेक्टर a इक्वल टू 3i प्लस 4j हमने ले रखा है और वेक्टर b इक्वल टू माइनस 6i माइनस 8j ले रखा है, तो आप यहां से देखेंगे तो वेक्टर b इक्वल टू माइनस, इसमें 2 कॉमन करेंगे तो 3i प्लस 4j होगा। तो वेक्टर b इक्वल टू माइनस 2 इंटू वेक्टर a हो जाएगा। यहाँ पर आपने क्या देखा कि 2 वेक्टर जब एंटी पैरेलल होता है तो उन दोनों के रिलेशन में एक माइनस साइन आता है, जबकि पैरेलल होने पर पॉजिटिव साइन आता है। तो यहाँ पर ये जो हमने डिस्कशन किया, इसके बाद एक और ध्यान देने लायक बात क्या है, अगर x कंपोनेंट और y कंपोनेंट का यहाँ भी रेशियो देखेंगे bx अपॉन by, bx कितना है -6, bx अपॉन ax, bx है -6 और ax है 3, तो ये वैल्यू कितना आएगा -2। इसका रेशियो नेगेटिव आएगा, जबकि अनइक्वल पैरेलल में रेशियो पॉजिटिव आ रहा था। तो यहाँ पर अब देखें आप by अपॉन ay इक्वल टू माइनस, ये वैल्यू -8 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू -2। तो जैसे हमने कहा था कि कंपोनेंट का रेशियो वहां इक्वल होता है, वैसे ही कंपोनेंट का रेशियो यहाँ भी इक्वल होगा। और एक जनरल रिजल्ट जो हमने लिखा पैरेलल के लिए, वो याद रखने लायक बात क्या है कि वेक्टर b इक्वल टू t इंटू वेक्टर a, यहाँ पर t इज एनी स्केलर, लाइक जैसे पीछे के डिस्कशन में, अभी के डिस्कशन में स्केलर वैल्यू कितना आया था 2 आया था। कोई जरूरी नहीं को 2 आएगा, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, 3.5 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड कितना टाइम्स ज्यादा है। एंटी पैरेलल में क्या देख रहे हैं हम लोग, एंटी पैरेलल में हम लोग देख रहे हैं कि वेक्टर b इक्वल टू माइनस टी इंटू वेक्टर a होगा। और यहाँ पर t इज एनी पॉजिटिव स्केलर, वहां भी हमने पॉजिटिव स्केलर लिया था, यहाँ पर भी पॉजिटिव स्केलर, लेकिन माइनस लगने से ये नेगेटिव स्केलर हो गया। तो यहाँ पर माइनस वैल्यू होना चाहिए b और a के बीच, और यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए। ये बात पैरेलल वेक्टर्स के लिए आपको याद रखना है।
और कंपोनेंट वाली रेशियो जो हमने आपको समझाया कि इन दोनों ही केस में एक कॉमन सा बात निकल कर ये आया कि bx अपॉन ax इक्वल टू by अपॉन ay इक्वल टू bz अपॉन az। ये ऑलवेज सेम होगा, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं होगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर में आपने अभी तक देखा पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। थर्ड नंबर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है 90 डिग्री। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। अगर दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहलाएगा। आप अगर मान लो ये x एक्सिस के लॉन्ग ले लीजिए और इसको y एक्सिस के लॉन्ग ले लीजिए और इसको z एक्सिस के लॉन्ग ले लीजिए c को, तो आप पहले से भी पढ़ चुके हैं कि x के लॉन्ग वेक्टर i लिखते हैं, y के लॉन्ग वेक्टर j लिखते हैं और z के लॉन्ग वेक्टर k लिखते हैं। तो i j k भी क्या है? ऑर्थोगोनल वेक्टर है। बट i j k जब लिखते हैं तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हो जाता है, और i j k नहीं लिखते हैं तो ऑर्थोगोनल वेक्टर हो जाता है। तो सिंपल सी बात आप देखें, पेयर वाइज एंगल दो वेक्टर के बीच क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। पेयर वाइज एंगल दो वेक्टर के बीच क्या होना चाहिए? 90 डिग्री।